हेडिंग को चेंज करके लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल्स। लिंटल को क्लासिफाई हम लोगों ने किस तरीके से कर रखा है। सो हेडिंग लिख दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल्स। अब लिंटल हमारे पास मटेरियल वाइज कितने टाइप के होते हैं? लिंटल हमारे पास मटेरियल वाइज कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। ये जो टाइप मैंने यहां पर आपको बता रखे हैं, कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैं यहां पर काम में ले रहा हूं उसके बेसिस पर बता रखे हैं। सही बात है, सही बात है। पहला कौन सा हमारे पास? टिम्बर। दूसरा कौन सा हमारे पास? स्टोन। तीसरा कौन सा हमारे पास? तीसरा कौन सा है? ब्रिक लिंटल। चौथा रेनफोर्स ब्रिक लिंटल। पांचवा स्टील लिंटल। और लास्ट में क्या कह रहे हैं अपन? आरसीसी। देखो भाई, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये रेनफोर्स ब्रिक लिंटल है, ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल है। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? इस वाले लिंटल में हम लोग ब्रिक यूज करेंगे और ईंटों के बीच में मोर्टार की एक लेयर देंगे, लुक लाइक अ डीपीसी, लुक लाइक अ डीपीसी लेयर, और उसके बीच में क्या फंसाएंगे अपन? रेनफोर्समेंट को फंसाएंगे। इस वाले में क्या होता है? एंटायर कंस्ट्रक्शन हमारी किसकी बनती है? आरसीसी की बनती है। जैसे हम लोग स्लैब बनाते हैं, बीम बनाते हैं, वैसा ही कंस्ट्रक्शन चलेगा, यानी यहां पर ब्रिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखेंगे भी आगे चल के, आगे चल के देखेंगे क्या क्या इनकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या टेक्निकलिटी है। अभी के लिए तो आपको ये उतारना है, नोट करो पहले इसको, नोट करते हैं पहले इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन दे देगा फर्जी सा कि बताओ भाई इनमें से लिंटल किस मटेरियल से नहीं बनाया जाएगा। अब इतने सारे पॉइंट लिखे होंगे, 3 तो, और लास्ट में बोल देगा, लास्ट में बोल देगा बिटुमिन। अब जिसको पता होगा इसके बारे में उसको लग जाएगा आइडिया कि बिटुमिन नहीं होता है उसको लग जाएगा आइडिया कि बिटुमिन इसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर बिटुमिन नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टिम्बर लिंटल। सबसे पहले बात करते हैं टिम्बर लिंटल। हेडिंग डाल देना टिम्बर लिंटल। ये मैं खुद बनाता हूं, रात हो जाती 12 बजे तक। टिम्बर लिंटल। सबसे पहले हेडिंग टिम्बर लिंटल। अब क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन ओल्डन डेज ऑफ कंस्ट्रक्शन हम टिम्बर लिंटल को यूज करते थे, यानी आज के टाइम में काम में नहीं लेते। कारण बता सकते हो? कॉस्ट दिख गया वहां पे, और अच्छा, और लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? खराब। सबसे मेन कारण तो आपने बताया ही नहीं, आग लगने का चांस है। सबसे बड़ा कारण तो आपने बताया ही नहीं कि आग लगने का चांस है। लकड़ी है, सबसे पहले आग पकड़ेगी, आग पकड़ गई और जल गया, इसकी राख बन गई, तो इन बेचारी ईंटों को कौन सपोर्ट करेगा? कोई नहीं। ये एक एक करके नीचे आके गिरेंगी। अब ये नीचे आके क्यों गिरेंगी? क्योंकि कुछ समझदार दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ईंटें खुली थोड़ी हैं, मोर्टार ने उनको फिक्स कर रखा है। तो मैं उन होशियारों को बताना चाहता हूं, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है दुनिया के सारे मटेरियल क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं। मोर्टार भी क्या कर जाएगा? एक्सपैंड कर जाता है, क्योंकि सीमेंट के अंदर होती है एक्सपेंशन। जैसी सीमेंट के अंदर एक्सपेंशन हो गई, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी? खराब। और जैसी बॉन्ड स्ट्रेंथ खराब हो गई, ईंटें सीधी नीचे। आगे बात समझ में? पहला कारण आग लगने का चांस है, इसलिए काम में लेंगे नहीं। दूसरा कारण महंगा बहुत आता है, एक तो खतरनाक है और ऊपर से महंगा आता है। तीसरा तीसरा खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हैं इसके। क्यों? अगर दीमक लग गई, बाई चांस वाली बात है, टर्माइट लग गए, वो क्या कर देंगे? इसको खराब कर देंगे। ड्यू टू वेरियस रीजंस, ड्यू टू वेरियस रीजंस हम लोग अवॉइड करते हैं लिंटल को टिम्बर से बनाने में। यानी आज की डेट में, आज की डेट में कभी भी लिंटल को आप टिम्बर से नहीं बनाओगे जब तक कि आपके पास कोई दूसरा मटेरियल अवेलेबल ना हो। अब मान लो आपके पास ब्रिक नहीं है, आपके पास स्टील नहीं है, आपके पास रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट नहीं है, यानी मटेरियल क्या है आपके पास? एब्सेंट है, लेकिन आपके पास टिम्बर प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या करेंगे अपन? कोई दूसरा मटेरियल मेरे पास है नहीं है, लास्ट में ले देकर मेरे पास यही है, तो क्या करोगे फिर? आप इससे बनाओगे। लेकिन जब तक मेरे पास दूसरे मटेरियल अवेलेबल हैं, मेरे पास ऑप्शन हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसको काम में नहीं लेंगे। लिखिए एक एक करके सारे पॉइंट। डायग्राम नहीं उतारना, पहले ही बोल देता हूं। कुछ बेचारे साफ मन के लोग होते हैं, सीधे सच्चे, वो उतारने लग जाएंगे। कहां पे? हिली एरियाज में, वहां डेड लोड कम करना है ना अपने को। वहां लिंटल की बात कर रहे, पूरा घर ही लकड़ी का बनता है। अभी बीएमसी हो गया, जब बताएंगे आपको, जब ब्रिक हमारी शुरू होगी। ब्रिक, स्टोन, टिम्बर, स्टोन को हटाया, ब्रिक लेकर आए। अगर हिली एरिया में मकान बनाना है, ब्रिक को भी हटाएंगे, किसको लेकर आएंगे? टिम्बर को।
कारण क्या है, हिली एरियाज में बरसातें बहुत ज्यादा होती हैं, और बरसात बहुत ज्यादा है तो मिट्टी लूज हो जाती है, उसके पास शेयर स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, तो लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होते हैं। आपने कभी देखा है, सुना है जयपुर के अंदर लैंडस्लाइड हुआ? जोधपुर के अंदर लैंडस्लाइड हुआ? सुना है कभी ऐसा? नहीं। आपने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर खेत के खेत बह गए, आए दिन होता है वहां पर लैंडस्लाइड, मिट्टी बहुत कमजोर है वहां की, इसलिए आप लोड को इंक्रीज नहीं करते हो। कभी देखा है आपने उत्तराखंड में कोई हैवी स्ट्रक्चर बनते हुए, 10 माले की, 15 माले की, 20 माले की? नहीं बनती। देखिए, एक मंजिल बनाने से डर लगता है लोगों को, वो भी किसकी बनाते हैं? वो लोग टिम्बर की, लकड़ी की बनाते हैं। कश्मीर में चले जाइए आप, जो बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, वहां तो पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा किसका होता है? लकड़ी का होता है। वो हिमालय बेल्ट का पार्ट है, और हिमालय बेल्ट के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट होती है हमेशा, हर दिन वहां पर सीस्मिक मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक बहुत आते हैं। दुनिया में अकेला ऐसा माउंटेन है जिसकी हाइट हर दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है, लगातार बढ़ रहा है, ऊपर होता जा रहा है। इसके बारे में सारे पॉइंट लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? द मेन डिसएडवांटेज विद टिम्बर आर मोर कॉस्ट, लेस ड्यूरेबल एंड वल्नरेबल टू फायर। आग भी लग सकती है। हिली एरियाज के अंदर इसको यूज कर लेते हैं बस डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर को कम करने के लिए। स्ट्रक्चर के डेड लोड को कम करने के लिए हम लोग इसे कई बार हिली एरिया के अंदर काम में लेते हैं। तो पहले टाइप का लिंटल तो था ये, उतार लिया है सभी ने? उतार लिया है सभी ने? चलें आगे, चलो आगे भैया। अगला ये काम का है। अगला हमारे पास है स्टोन लिंटल। स्टोन लिंटल सबसे ज्यादा काम में लेते हैं भाई इसको, सबसे ज्यादा, लगभग 90% से भी ज्यादा केसों के अंदर आपको यही लिंटल काम में आता हुआ नजर आएगा, स्पेशली हमारे घरों के अंदर। तो घरों के अंदर तो आप इसका ऑल्टरनेटिव ले ही नहीं पाए हो आज तक, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है वहां पर कई बार हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का लिंटल काम में ले लेते हैं। क्यों? क्यों? लोड नहीं, मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है। 10 माले की बिल्डिंग है, कंक्रीट का प्लांट साइड के ऊपर ही होता है, उनका क्या जा रहा है? उनका जा क्या रहा है? छोटे छोटे सर ये काटने, सीमेंट कंक्रीट अवेलेबल है ही, बस भरना है उनको फॉर्म वर्क के अंदर। स्टोन की स्लैब बहुत भारी होती है, याद रखना भाई लोगों, तो कई बार लेबर उसको लेकर ऊपर चढ़ भी नहीं पाती है। सिर्फ हेडिंग लिखनी थी, कई लोग छापने लग गए हैं स्टोन लिंटल, स्टोन लिंटल, खाली हेडिंग लिखनी थी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या कह रहा है? मोस्ट कॉमन टाइप। पहला पॉइंट लिखिए, मोस्ट कॉमन टाइप, पूरा नहीं उतारना, भर जाएगी कॉपी ऐसे उतारते उतारते। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन टाइप, सिर्फ इसको उतारना है। और कहां पर काम मिलेंगे? जहां पर स्टोन अबेंडेंस के अंदर होगा। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, अगर हिंदी में देखें तो। जहां भाटे दूर दूर तक मिल ही नहीं रहे हैं और कोई जिद पे अड़ जाए कि मुझे स्टोन का लिंटल ही बनाना है, तो उसकी जिद तो पूरी नहीं होगी मरते दम तक। जहां पत्थर अवेलेबल ही नहीं है वहां आप लिंटल स्टोन का बनाओगे कैसे, ये बताओ। स्टोन का लिंटल बनाने के लिए स्टोन अबेंडेंस के अंदर होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, जहां पर स्टोन की अवेलेबिलिटी हो और इजीली हो। तो राजस्थान के अंदर स्टोन लिंटल आसानी से काम में ले सकते हैं अपन। क्यों? भरा हुआ पत्थर ही पत्थर है, पत्थर के अलावा है क्या यहाँ पे? कोई सोना चांदी थोड़ी निकलता है यहाँ पे, जहां खोदो वहीं पत्थर। अब चूंकि पत्थर निकल रहा है इसलिए राजस्थान के अंदर इन मोस्ट कॉमन जो लिंटल काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? स्टोन लिंटल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे ये कहना चाह रहा है, करिए इसको नोट। कर लिया? कर लिया। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस बिना सुने नहीं उतारेंगे। द थिकनेस ऑफ दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इट्स डिजाइन। यानी जो स्टोन लिंटल होते हैं इनकी डिजाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? इनकी थिकनेस होती है। इनकी थिकनेस पर जोर दिया जाता है। इनकी थिकनेस पर क्यों जोर दे रहे हैं अपन? हैवी होता है, शाबाश भाई। अगर थिकनेस तुम लगातार बढ़ाते हुए चले जाओगे तो स्ट्रक्चर का डेड लोड बढ़ाएगा या घटाएगा? ये तो जब भी इसके डिजाइन करते हैं हमेशा हमेशा इसकी थिकनेस को अंडर कंट्रोल रखा जाता है कि कहीं ये स्ट्रक्चर के डेड लोड को बढ़ा ना दे। भाई थिकनेस तो ये भी आती है हमारी स्टोन की। अब इतना भारी लिंटल प्रोवाइड कर दिया तो सोचो मकान का क्या होगा। कोई बाहुबली का घर थोड़ी बनाना है हमको, दीवारें पतली होती है हमारी। तो इसलिए थिकनेस क्या रखते हैं इसके अंदर? कम रखते हैं। तो थिकनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है स्टोन लिंटल की डिजाइन का। छापो अब इसको, प्रिंट इट। हो गया? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये काम का है ये काम का है। इसके अंदर कंफ्यूजन आपको हो सकती है। क्या कह रहा है? द डेप्थ ऑफ दिस टाइप इज केप्ट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर मीटर। पहली बात क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर पर मीटर ऑफ स्पैन।
या तो ये रखेंगे, नहीं तो विद अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 सेंटीमीटर की, कम से कम कितना रखा जाएगा, 15 सेंटीमीटर। दो क्राइटेरिया हैं इसकी डेप्थ को डिजाइन करने के, दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है, या तो आप ले लो 10 सेंटीमीटर पर मीटर ऑफ स्पैन, जैसे कि इसका क्या मतलब है समझते हैं अपन। अगर स्पैन मेरे पास है 6 मीटर का, तो बताओ आप डेप्थ कितनी होगी मेरे स्टोन लिंटल की। अगर 6 मीटर का मेरा स्पान है, तो मेरी डेप्थ कितनी होगी स्टोन लिंटल की, एज पर दिस क्राइटेरिया, कितनी, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, मिनिमम कितना था मेरा, इससे ज्यादा है क्या ये, 15 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है क्या ये, तो क्या प्रोवाइड करोगे डेप्थ आप, 60 सेंटीमीटर। अगर यही डेप्थ मेरी 15 से कम रह जाती, फिर कितना देते अपन, एग्जैक्ट 15 देते। कितना देते, एग्जैक्ट 15 देते। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी के, उतारिए इसको। और इंपॉर्टेंट और लगा देना, डेटा है ये, इंपॉर्टेंट और लगा देना, डेटा है ये। हो गया। अगला पॉइंट तो फर्जी है, इसको वैसे उतार लो आप। दे आर यूज अप टू स्पान ऑफ 2 मीटर, ऐसा क्यों कहा बताऊंगा अभी, रुको। अब किताब तो केवल लिख देती हैं, पर इसके पीछे की क्या कहानी है बताता हूं। अगला पॉइंट ही बताएगा आपको वैसे तो इसके बारे में, लेकिन मैं ही बता दूंगा। पहले आप इसको नोट कर लो कि दे आर यूज अप टू स्पान ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर तक के स्पान के लिए यूज कर सकते हैं, इससे बड़े स्पान के लिए काम में नहीं लेंगे। हमारे घरों के अंदर तो लेकिन काम यही आता है, हमारे घरों के अंदर तो काम यही आता है। तो भाई घरों के अंदर कभी आपने देखा है क्या ओपनिंग 2 मीटर से बड़ी हो, 2 मीटर कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और दरवाजा कितना चौड़ा होता है, जिसके अंदर से 2 आदमी आसानी से निकल पाए, है ना, देखो पूरा पीछे, बस इतना ही प्रोवाइड करते हैं। तो 2 मीटर से तो बहुत कम रह गया ये। अब चूंकि 2 मीटर से कम रह गया है, इसलिए आपको घरों के अंदर डोमेस्टिक पर्पज से क्या यूज होता हुआ नजर आएगा, स्टोन लिंटल। ठीक है, अब पॉइंट पर आते हैं कि 2 मीटर से बड़े स्पान के लिए आपने स्टोन लिंटल को काम में क्यों नहीं लिया, क्या कारण है। अगला पॉइंट बिल्कुल नहीं देखेंगे, अगर किसी ने अगला पॉइंट देखकर पॉइंट बोल दिए, घुमाना तो मुझे आता ही है। क्या चीज, भारी हो जाएगा। सेंटेंस पूरा करिए, अर्थ के अनर्थ मत करिए। फिर मैं कह रहा हूं पूरा सेंटेंस बोल, पहले कह रहे हैं भारी हो जाएगा, फिर कह रहे हैं लंबा हो जाएगा। लगातार स्पान की लेंथ बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है। और अगर वेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर ही आएगा। चलो पहली बात। दूसरा, मूवमेंट से तो कोई मतलब नहीं है। किसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, सही बात है। अरे ब्रिटल इन नेचर होता है, स्टोन लिंटल कैसा होता है, ब्रिटल इन नेचर। पत्थर कैसा मटेरियल है, डक्टाइल है क्या, कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाए जाते हैं, फिशर्स। फिशर्स का मतलब क्या होता है, पतले बारीक क्रैक्स, बहुत बारीक बारीक क्रैक्स पाए जाते हैं। प्लस 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 इसके अंदर क्या पाया जाता है, बेड प्लेन पाए जाते हैं। बेड प्लेन का मतलब क्या होता है, लेयर्स पाई जाती हैं, और उन लेयर से आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो टेंशन के अंदर ये वीक नहीं होगा क्या, टेंसाइल लोडिंग के अंदर ये वीक नहीं होगा क्या। जब अर्थक्वेक आया या विंड लोड का इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से आपका मेंबर किस में आ जाएगा, टेंशन में। और जैसे ही टेंशन के अंदर आया, ये 2 पार्ट के अंदर टूटकर अलग हो जाता है, मतलब इसके फेल करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में, इसीलिए इसको 2 मीटर से बड़े स्पान के लिए काम में नहीं लेते। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो भाई, अगला पॉइंट कह रहा है कि वाइब्रेटरी लोड्स के अंदर इसको काम में नहीं लिया जाता है। कोई बताएगा क्यों, वाइब्रेटरी लोड्स। और ये बताओ आपके स्ट्रक्चर में वाइब्रेटरी लोड्स कैसे आएंगे अर्थक्वेक के अलावा, जहां पर मशीन रखी होंगी, जैसे आपका पंप हाउस जहां पर आपने जनरेटर रखा हुआ है। हेंस कॉशन इज नीडेड, कॉशन, सावधानी बरतें, कॉशन इज नीडेड। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कॉशन इज नीडेड। अब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका क्या एग्जांपल बनेगा, हो गया। देखो 2-4 चीज अपने को याद रखनी है इसके अंदर, 2-4 चीज अपने को याद रखनी है इसके अंदर। 10 सेंटीमीटर पर मीटर, मिनिमम विद 15 सेंटीमीटर, किसकी बात कर रहा है,
डेप्थ की बात कर रहा है। अगला 2 मीटर से बड़े स्पान के लिए काम में। तीसरा वाइब्रेटरी लोड्स के अंदर काम नहीं आता ये। जो इमारतें बहुत ज्यादा हिलती हैं उनके अंदर इसको काम में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद इसका डायग्राम देख लो आप, ये कैसा होता है। इसका डायग्राम आप देख सकते हो कैसा होता है। अगर उस विंडो की बात करें, इस विंडो की बात करें, तो इस विंडो के टॉप पॉइंट पर, ये टॉप पॉइंट पर जो स्ट्रक्चरल मेंबर लगा हुआ है, इसको क्या बोलोगे आप? स्टोन लिंटल। और नीचे क्या लगी हुई है इसमें? सिल। इधर आ जाओ, इधर, अगर वो नहीं दिख रहा है तो ये क्या चीज है? ये स्टोन लिंटल, नॉट लिंटल। कौन सा? स्टोन लिंटल। इसके बाद अगला देखते हैं, डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ देखना था अपने को। इसके बाद अगला देखते हैं ब्रिक लिंटल। अब इसकी क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, इनको चेक कर लेते हैं। ब्रिक लिंटल ईंटों से भी लिंटल बनाया जाता है। एक बात पूछूं? चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसने क्या बात करी थी अभी कि सिल क्या चीज होती है? सिल, जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है ना, उसको सिल कहा जाता है। देखो यार, देखो इसमें ये रही विंडो, इस विंडो का टॉप मोस्ट पोर्शन ये तो लिंटल होगा, लेकिन जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे अपन? सिल कहते हैं। अच्छा, ये सिल क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग? सिल लेवल क्यों प्रोवाइड किया जाता है? आज से 6 महीने बाद आप लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे होंगे फील्ड के अंदर और वहां किसी ने पूछ लिया कि सिल लेवल क्या होता है, क्यों देते हैं, ऐसे चुप बैठोगे क्या? मुझे पता पड़ गया तुम वहां काम कर रहे हो और तुमने जवाब नहीं दिया है, 10 मिनट के अंदर मैं वहीं आ जाऊंगा। लोड को 2-4 चीज खतरनाक तरीके से रटी हुई हैं, ले दे के हर जगह इन्हीं को चेपना है। अब ये कुछ कुछ तुम्हारा आरटी वाला काम हो रहा है, हर क्वेश्चन आंसर के अंदर सेम चीज, बस 2-4 वर्ड चेंज होते हैं। बताइए सिल लेवल क्यों यूज की जाती है? मैं खुद आज बहुत आराम से चल रहा हूं, आगे कैलकुलेशन बहुत तगड़ी आने वाली है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। विंडो फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए एक लेवल्ड सरफेस मिल जाए, प्लस दूसरी बात, अगर दीवार के अंदर आपकी डैम्पनेस आ गई है तो भी इसको यूज करते हैं। जो अपर लेवल के फ्लोर होते हैं ना सारे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो आपको सिल गायब होती नजर आएगी। क्यों गायब होती नजर आएगी? क्योंकि कैपिलरी एक्शन के थ्रू डैम्पनेस आने का चांस सबसे पहले किसमें होता है? सबसे नीचे वाले फ्लोर के अंदर। नहीं, अरे हाँ, ऐसा ही होता है। जो बीच के फ्लोर होते हैं उनके अंदर डैम्पनेस आने का चांस बहुत कम होता है। फिर ज्यादा डैम्पनेस आने का चांस कहां पर होता है? अपर फ्लोर्स के अंदर, जो छत के नजदीक होते हैं। तो जो फ्लोर आपके छत के नजदीक हैं और जो फ्लोर आपके नीचे यानी ग्राउंड लेवल पर हैं, उनके अंदर केवल आपको सिल देखने को मिलेगी। बीच वाले फ्लोर्स के अंदर कभी भी विंडो फ्रेम में आपको सिल देखने को नहीं मिलेगी। ये बात कर रहा हूं मैं 10 माले बिल्डिंग की, 15 माले की बिल्डिंग की, अपने घरों की बात नहीं कर रहा। घरों के अंदर तो आपको हर जगह क्या देनी पड़ती है? सिल देनी पड़ती है। एक लेवल्ड सरफेस मिल जाए, प्लस प्लस ये डैम्पनेस को रोक ले। अगर डैम्पनेस आ गई क्या दिक्कत होगी? दीमक लग जाती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, और अपीयरेंस को क्या करते हैं लोग? खराब करते हैं। चलो भाई, अगला लिंटल हमारा कौन सा है? ब्रिक लिंटल। बताइए ब्रिक लिंटल की क्या आवश्यकता आन पड़ी हमें? स्टोन के अंदर तो ड्रॉबैक है, और खुद स्टोन कैसा बिल्डिंग मटेरियल है? नेचुरल, यानी उसकी प्रॉपर्टीज का ऑल्टरनेशन करना हमारे हाथ में नहीं है। अब कौन सी प्रॉपर्टी का ऑल्टरनेशन नहीं कर पाओगे आप? सबसे पहला उसका वजन, उसे हम कम नहीं कर पाएंगे। जो उसका वेट है उसको अपन कम नहीं कर पाएंगे। सेम साइज के लिए स्टोन का वेट ज्यादा हो गया ब्रिक का, यानी ब्रिक का वेट कम हो गया है। और किसने करवाया है? हम लोगों ने करवाया है। क्या लगाकर? दिमाग लगाकर। दिमाग तो लगाया था कि ब्रिक अर्थ बनाने के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट इतने परसेंटेज के अंदर काम में लेंगे अपन। ब्रिक अर्थ को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट काम में लेने होते हैं अपने को? लाइम होता है, सिलिका होता है, उसके बाद एल्यूमिना होता है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं, मैग्नीशिया होता है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट आपने काम में लिए हैं, इनका 1% हम किसके अंदर ऐड करते हैं? सॉइल के अंदर ऐड करते हैं। और इनको सॉइल के अंदर ऐड करने से अपने मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी घट क्यों रही है? क्योंकि अब सॉइल नहीं रही है, कंपोजिट मटेरियल बन चुका है। तो रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है, जो कम निकल कर आती है किसके रेस्पेक्ट में? सॉइल के रेस्पेक्ट में। इसीलिए ब्रिक का वेट क्या निकल कर आता है? कम निकल कर आता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेम साइज की। अगर साइज को बढ़ा दिया, नो डाउट
नो डाउट अगर आपने ब्रिक डबल साइज की काम में ली है, उसका वेट किसके बराबर हो जाएगा? स्टोन के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी का कोई ऑल्टरनेशन नहीं है। अब जैसा कि आपने देखा भी था कि अगर शॉक लोडिंग आ जाएगी या वाइब्रेशन निकल कर आ गया, तो अंडर वाइब्रेशन ये क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। अब वाइब्रेशन आ रहा है, अगर वाइब्रेशन आ रहा है उसको आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि जनरेटर लगा रखा है आप लोगों ने, ये तो आवाज करेगा ही करेगा, वाइब्रेशन इससे आएगा ही आएगा। तो फिर क्या करें अपन? स्टोन लिंटल को हटाएंगे और किसको काम में लेते हैं? ब्रिक लिंटल को काम में लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स वाइब्रेशन के अंदर फेल नहीं करती, ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी किसके अंदर फंस रही थी? स्टोन के अंदर, यानी ऑल्टरनेशन नहीं था हमारे पास। तो हमने क्या किया? एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल बनाया जिसका नाम क्या था? ब्रिक। तो अब अपना पर्पस किससे फुलफिल होगा? ब्रिक से फुलफिल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखिए इसके अंदर, दीज आर यूज व्हेन द ओपनिंग इज लेस देन 1 मीटर। इनको काम में लेते हैं जब आपकी ओपनिंग 1 मीटर से कम हो, यानी घर बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं इनको। जब घर बनाते हैं तो घरों के अंदर जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के अंदर लिंटल को प्रोवाइड कर सकते हैं जो 1 मीटर से कम का है। एंड लेसर लोड्स आर एक्टिंग, जब लोड कम हो। एंड लेसर लोड्स आर एक्टिंग, लेसर लोड्स आर एक्टिंग, लेसर लोड्स आर एक्टिंग। अब वाइब्रेशन के अंदर ये फेल नहीं करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके ऊपर टैंक को पार्क कर दोगे या राफेल की लैंडिंग करा दोगे आप। वाइब्रेशन के अंदर अगर ये फेल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि भाई इसके अंदर लोड एक लिमिट से ऊपर ना बढ़ जाए। क्यों? ना तो इसके अंदर रेनफोर्समेंट है, ना तो इसके अंदर रेनफोर्समेंट है, ना इसके अंदर कोई सपोर्टिंग मेंबर है। बस ब्रिक्स को हम लोगों ने क्या कर रखा है? चिपका रखा है। किसकी हेल्प से? मोर्टार की हेल्प से। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर्टार का होगा उतना लोड वो झेल पाएगा। जैसी लोड को बढ़ा दिया, ये सारी ईंटें नीचे गिरेंगी एक एक करके। अगला पॉइंट लिखिए, इट्स डेप्थ वेरीज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। 10 से 20 सेंटीमीटर तक की इसकी डेप्थ होती है। इट्स डेप्थ वेरीज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। 10 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ होती है। 10 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ होती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पान। डिपेंडिंग अपॉन द स्पान, ये स्पेस नहीं है बीच में। डिपेंडिंग अपॉन द स्पान, डिपेंडिंग अपॉन द स्पान। इन जनरल 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, बाकी फिर ये स्पान की डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर स्पान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको कम नहीं कर देंगे क्या अपन? अल्टीमेट वैल्यू कितनी है? इसको 20 से घटाकर कहां पर ले आएंगे? 10 पर ले आएंगे, क्योंकि स्पान लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ये वेट को सस्टेन नहीं कर पाएंगी, इसलिए हमने क्या कर दी? इसकी थिकनेस कम कर दी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है मैं खुद ही समझा देता हूं, और तुमसे ही पूछता हूं कि जो ब्रिक लिंटल है, इसको बनाने के लिए आप कैसे ब्रिक्स काम में लोगे? ब्रिक लिंटल को बनाने के लिए आप कैसी ईंटों को काम में लोगे? फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास? और फर्स्ट क्लास के अंदर भी 2 कैटेगरी होती हैं, विद फ्रॉग और विदाउट फ्रॉग। ये विद फ्रॉग क्यों लेना है? हमको पता है इसके अंदर रेनफोर्समेंट है नहीं है, और ईंटों को एक दूसरे से चिपका के रखना है, तो खाली मोर्टार काम नहीं कर पाएगा। हमें आर्टिफिशियली इसके अंदर बॉन्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ शियर की। और ये शियर की कैसे बनती है? फ्रॉग बनाने से। ये शियर की कैसे बनती है? फ्रॉग बनाने से। प्रैक्टिकली इस बात को समझ भी सकते हैं। अगर मैंने 2 ब्रिक ऐसी काम में ली होती हैं जिनके अंदर फ्रॉग नहीं होता, तो इन दोनों ईंटों को एक दूसरे से चिपकाने के लिए अपन क्या करते? मोर्टार के लेयर को इस तरीके से यहां पर क्या कर देते? फिल कर देते। अगर लेटरल लोडिंग यहां पर लगेगी, लेटरल लोडिंग, और लेटरल लोडिंग क्या लगेगी अपनी? पी प्रेशर यहां से एक्ट कर रहा है और पी प्रेशर यहां से एक्ट कर रहा है, ये स्लिप नहीं कर जाएगी क्या? ये स्लिप नहीं कर जाएगी क्या? कर गई स्लिप। वहीं मैंने ऐसे ब्रिक्स को काम में लिया जिसके अंदर क्या था? फ्रॉग बना हुआ था। और याद रखिएगा, मैसनरी के अंदर हमेशा ईंटों को कैसे जमाया जाता है? अप फ्रॉग या डाउन फ्रॉग? किताबें लिखती हैं अप फ्रॉग, लेकिन फील्ड के अंदर कैसा होता है? डाउन फ्रॉग। देखा भी होगा आपने, ईंटों को उल्टा करके दबाते हैं मोर्टार की लेयर के अंदर। इसके अपने एडवांटेज है, बताएंगे बाद में जब ये आएगा। अभी तो खाली आपको ये समझना है ये शियर की कैसे आई है इसके अंदर। लो भाई, मोर्टार को भर दिया, मोर्टार को भर दिया, और सेम नेचर का मैंने पी प्रेशर यहां से एक्ट करवाया। तो बताओ भाई, एफर्ट बढ़ाना नहीं पड़ेगा आपको तोड़ने के लिए? क्यों बढ़ाना पड़ेगा? ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये क्या करेगा? दोनों की स्लाइडिंग का रेजिस्टेंस करेगा, यानी इनका शियर फेलियर नहीं होने देगा। एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटरलॉकिंग हम लोगों ने यहां पर क्या करवा दी। तो याद रखिएगा, जब भी ब्रिक लिंटल काम में लेंगे तो ऐसे ब्रिक्स को काम में लेना है जिसके अंदर क्या हो? फ्रॉग हो।
जिससे शेयर की डेवलप हो जाए, और शेयर की डेवलप हो गई तो वो क्या कर सकती है, लेटरल मूवमेंट को रजिस्ट कर सकती है। ऐसे जॉइंट को क्या कहा जाता है, जॉगल्ड जॉइंट कहते हैं इसको। जॉगलिंग का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। जॉगलिंग का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। उतारिए इस पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को उतारिए। नोट डाउन द थर्ड पॉइंट। सो नोट डाउन द थर्ड पॉइंट। चलो इसकी पिक्चर देखते हैं, इसकी पिक्चर देख लेते हैं अगर उतार लिया है तो। मैं फिर पूछ रहा हूं उतार लिया है, चलो इसकी पिक्चर देखते हैं। ये होता है ऐसा, देखो उसमें कुछ खास आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये पिक्चर है इंग्लैंड की और ये पिक्चर है इंडिया की। वो पिक्चर है इंग्लैंड की क्योंकि ईंटें कैसी हैं, सफेद। ये पिक्चर है इंडिया की क्योंकि ईंटें कैसी हैं, भूरी। ये पिक्चर परफेक्टली आपको बताएगी कि इसके अंदर ब्रिक लिंटल कहां पर नजर आ रहा है। कहां पर नजर आ रहा है आपको, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर जो है ना, ये लेयर पूरी, ये किसकी लेयर है, हमारी ब्रिक लिंटल की है। और याद रखना, इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे जब आपका स्पान 1 मीटर से ज्यादा हो। ये ईंटें क्या कर जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। आगे बात समझ में, लिखो इसी बात पर अगला, रेनफोर्स ब्रिक लिंटल। लेकिन ये बताओ, एक तो आग लगे लकड़ी में और एक आग लगे ईंट में, कौन पहले जलेगा, रेनफोर्स ब्रिक लिंटल। वो तो आगे की बात है, पहले यही बताओ आप, कौन पहले जलेगा, लकड़ी या फिर ईंट। लकड़ी पहले जल जाएगी। अब आई ईंट की बारी। अब ईंट के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। आग से कुछ भी नहीं होता उनका। भूल गए बीएमसी, याद दिलाऊं, याद दिलाऊं क्या, हाँ आप बताइए आप क्या कह रहे थे, सपोर्ट नहीं है। लेकिन रेनफोर्स ब्रिक लिंटल, अगला है रेनफोर्स ब्रिक लिंटल। आपकी बात का जवाब देते हैं, बहुत तगड़ी एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन करके बताना पड़ेगा। सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिक्स होंगे इसमें, उसके बाद बताएंगे क्यों इसके अंदर सपोर्ट नहीं लगे थे। देखो रेनफोर्स ब्रिक लिंटल, अच्छा इसके बारे में पढ़ें, इससे पहले इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखो भाई इसकी इमेज क्या है, ये इसका सेक्शन व्यू है, ये इसका क्या है, सेक्शन व्यू है। और इस सेक्शन व्यू को मैं कहां से दिखा रहा हूं, देखो यहां से दीवार को मैंने 2 हिस्सों में काट दिया, दीवार को मैंने 2 हिस्सों में काट दिया। एक दीवार तो उस तरफ चली गई कटी हुई, और एक दीवार इस तरफ रह गई। उस तरफ की दीवार को मैं सामने से देख रहा हूं, तब जाकर मेरे को डायग्राम कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो इस दीवार में से क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ईंटें देखने को मिल रही हैं आपको, और ईंटों के बीच में एक डीपीसी का लेयर दिख रहा होगा आपको, जिसको मैं कह रहा हूं मोर्टार का लेयर या सीमेंट कंक्रीट का लेयर। इस सीमेंट कंक्रीट के लेयर के अंदर मैंने क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, रेनफोर्समेंट बार, जिनको कहते हैं हिंदी में सरिये। अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाए, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाएगा, रेनफोर्स ब्रिकवर्क, रेनफोर्स ब्रिकवर्क लिंटल। और क्या क्या कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, देखो यार इसके अंदर ये जो विड्थ आपको दिख रही है वॉल की, ये कितने की दिख रही है, 8, 10 और 12। इसके बाद रेनफोर्समेंट बार आपको यहां पर दिखा रखे हैं। अब इनका डायामीटर कितना होना चाहिए, अब इनका डायामीटर कितना होना चाहिए, ये भी अपन इसके अंदर देखेंगे। आप तो ये बता दो डायामीटर बड़ा रखा जाएगा छोटा रखा जाएगा, बड़ा रखेंगे छोटा रखेंगे, डायामीटर छोटा रखा जाता है, पर कितने से कम नहीं होना चाहिए, 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। 6 तो खैर आजकल पुरानी बात होगी, लास्ट आता है 8, तो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्यों नहीं रख रहे, ज्यादा क्यों नहीं रख रहे, पहला डेड लोड बढ़ाएगा, दूसरा प्राइमरी वर्क नहीं है ये सेकेंडरी वर्क है हमारा। किसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, अरे यार तुम इतनी बुद्धिमानी क्यों रख, अगर तुम डाया बढ़ाओगे ये वैसे भारी नहीं हो गया, भारी हो गया, अब इसके लिए तुमने डेप्थ और बढ़ा दी, ये डबल भारी नहीं हो गया, पहले पॉइंट के अंदर ही भारी हो गया, तुम्हें दोबारा भारी क्यों करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, 4 to 7 कोर्सेज हाई, इसका मतलब क्या है, 4 to 7 कोर्सेज हाई, इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है। ये जो थिकनेस आप देख रहे हो ये कितने कोर्सेज की होती है, 4 to 7, 4 से 7 कोर्सों के बीच में हो सकती है ये। एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके इस डायग्राम के अंदर से बन गए। आई बात समझ में। अब इसका क्या थ्योरेटिकल कंटेंट है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
दीज आर यूज व्हेन लोड्स आर हैवी एंड स्पान इज ग्रेटर देन 1 मीटर। अब पिछला वाला कहां फंस रहा था? ईंटों वाला। ईंटों वाला कहां फंस रहा था? 1 मीटर से बड़े स्पान के लिए काम में नहीं लेंगे इसको, 1 मीटर से बड़े स्पान के लिए काम में ले सकते हैं, क्योंकि अब कौन आ गया बीच में? रेनफोर्समेंट। ये झटका झेलेगा। अब पहले ईंटें झटका झेल नहीं पा रही थी, बेचारी गिर जा रही थी नीचे। अभी बीच में आया लोहा। लोहे को तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, प्लस खुद ये डक्टाइल मटेरियल है, टूटेगा नहीं, झुक जाएगा ये। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि इसको हम लार्ज स्पान के लिए भी काम में ले सकते हैं जब अपनी स्पान की लेंथ 1 मीटर से ज्यादा हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ रेनफोर्स ब्रिक लिंटल शुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर या फिर मल्टीपल ऑफ 10 सेंटीमीटर्स में। मल्टीपल ऑफ 10 सेंटीमीटर, बस आप तो लास्ट वाला पॉइंट याद रखना, मल्टीपल ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये 15 वाला कभी भी आपको ऑप्शन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में लगा हुआ है और जब भी और आ जाता है तो हमेशा इससे पहले वाले को वैलिड माना जाता है, याद रखना। जब भी और आएगा कहीं भी, पहले वाला डेटा ही वैलिड माना जाता है, अगले वाले डेटा के ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे कंक्रीट के अंदर एक डेटा पढ़ते हैं, हैंड मिक्सिंग के अंदर सीमेंट मेरे को 10 से 15% एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है, तो ऑप्शन के अंदर 10% भी आता है, 15% भी आता है। सही क्या माना जाता है? 10% उसी तरीके से ये डेटा है 10 सेंटीमीटर या फिर मल्टीपल ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये तो थी इंफॉर्मेशन। इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम ईंटों को अरेंज करते हैं एक दूसरे के साथ इस टाइप के लिंटल में, तो ईंटों के बीच में एक गैप मेंटेन रखा जाता है ऐसे। जो पहला कोर्स होगा और जो दूसरा कोर्स है, दोनों कोर्सेस के बीच में एक गैप मेंटेन रखते हैं। इस गैप को क्यों मेंटेन रखते हैं? गैप को मेंटेन नहीं रखोगे तो मोर्टार को कहां भरोगे आप? अरे गैप मेंटेन नहीं रखा तो सरिये कहां लगाओगे आप? मोर्टार के अंदर। उसको लगाने के लिए तो स्पेस चाहिए ना मेरे को, तो वो स्पेस कैसे निकल कर आता है? गैप छोड़कर। और गैप कितना छोड़ा जाता है? 2 से 3 सेंटीमीटर का। क्या लिखा हुआ है? द ब्रिक्स आर सो अरेंज दैट 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड स्पेस इज लेफ्ट लेंथवाइज बिटवीन एडजेसेंट ब्रिक फॉर द इंसर्शन ऑफ माइल्ड स्टील बार एज रेनफोर्समेंट। और यहां पर जो मोर्टार का रेशो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 1:3। तो एक तो ये गैप के नीचे अंडरलाइन कर देना कि इसकी विड्थ कितनी होती है। फिर रेनफोर्समेंट बार के साथ जो मोर्टार काम में लिया गया है उसका रेशो कितना होता है, इसको नोट कर देना। दैट्स इट। अगला पॉइंट देखो, वर्टिकल स्टिरअप ऑफ 6 mm डायमीटर आर प्रोवाइडेड इन एवरी थर्ड वर्टिकल जॉइंट। ये क्या कहना चाह रहा है अपने से? जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि वर्टिकल स्टिरअप ऑफ 6 mm डायमीटर आर प्रोवाइडेड इन एवरी थर्ड वर्टिकल जॉइंट। हर तीसरे वर्टिकल जॉइंट के अंदर मेरे को शेयर स्टिरअप प्रोवाइड करनी है, और जो शेयर स्टिरअप है उसका डायमीटर कितना रखा जाएगा? 6 mm रखा जाएगा। इस शेयर स्टिरअप को क्यों प्रोवाइड करते हैं अपन, और इसको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं लेटरल टाइज। इनको क्या बोलते हैं? लेटरल टाइज। अब ये लेटरल टाइज कहां लगी होती है और कैसे बिहेव करती हैं आपको पता ही होगा। अगर ये मेरे पास मेरा मेन बीम मेंबर है तो इस बीम मेंबर के बॉटम पार्ट पर क्या लगाता हूं मैं? रेनफोर्समेंट को लगाता हूं। अगर इस बीम के क्रॉस सेक्शन को देखा जाए, इस बीम के क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो ये कैसा नजर आएगा आपको? ऐसा नजर आएगा, जिसके अंदर आपको बार्स दिखेंगे, और ना केवल बार, कितने नंबर के अंदर प्रोवाइड कर रखी हैं वो सब दिखेगा आपको, है ना। फिर कंप्रेशन के अंदर भी आपको 2 बार प्रोवाइड करनी होती है। सही बात है क्या? इनको बांधने के लिए, सेम पोजीशन में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चारों तरफ से इनको कवर करते हैं। किससे? लेटरल टाइज से। इसको क्या कहा जाता है? शेयर स्टिरअप्स या शेयर रेनफोर्समेंट। जरा सोच के बताओ, ये जो शेयर स्टिरअप होती हैं इस लिंटल के अंदर, इस लिंटल के अंदर शेयर एक्शन को कैसे रोकेंगी, और ये क्यों हो रहा है? जबकि मैंने तो आपसे ये कहा था कि ये फ्लेक्सर मेंबर है, शेयर फोर्स कभी वेरी नहीं करता, हमेशा कांस्टेंट रहना है, या फिर 0 माना जाएगा। बताइए, बोलो। कई बार बोला हूं उसके बारे में, भी 50 बार बात करी मैंने कम से कम। अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आ गया तो लोडिंग कैसी हो जाएगी आपकी? वेरिंग। यानी डेड लोड के अंदर क्या ऐड और हो जाएगा? लाइव लोड।
और लाइव लोड कभी भी फिक्स नहीं होता, ये हमेशा वेरिएबल होता है। और जैसे वेरिएबल लोडिंग आई तो शेयर के अंदर भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब शेयर के अंदर अगर वेरिएशन हो रहा है तो पक्की बात है इसके अंदर क्या जनरेट होगा, शेयर एक्शन। उसको रजिस्ट कौन करता है, ये लैटरल टाइज रजिस्ट करती हैं। प्लस लिंटल है तो लिंटल के अंदर हो सकता है लैटरल साइड से भी क्या लग जाए, लोडिंग। और जैसी लैटरल साइड से लोडिंग लगेगी ये क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। और अगर ये कंप्रेस होगा तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये बकल नहीं हो जाएगा क्या, ये रेनफोर्समेंट बकल नहीं हो जाएगा क्या। इतनी बकलिंग नहीं होती है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आंखों से दिख पाए। बहुत माइन्यूट लेवल का डिफ्लेक्शन आता है जो हमारी आंखें देख भी नहीं पाती। ये बकलिंग ना हो, ये बकलिंग ना हो, यानी रेनफोर्समेंट बार अपने पोजीशन के अंदर सीधा रखा रहे, इसलिए भी क्या प्रोवाइड करते हैं अपन इसके अंदर, लैटरल टाइज। हर तीसरे वर्टिकल जॉइंट पर कितने एमएम की प्रोवाइड करनी है, 6 एमएम की, इतना याद रखना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो मेन रेनफोर्समेंट बार है उसका डायमीटर कितना रखा जाता है, 8 to 10 mm। तो लो भाई, अगर सवाल आ जाए, अगर सवाल आ जाए कि भाई बताओ रेनफोर्स ब्रिक लिंटल के अंदर जो मेन डायमीटर होता है, मेन बार होता है, उसका डायमीटर कितना रखा जाता है, कितना बताओगे, 8 से लेकर 10 mm। क्लियर है बात सभी के, क्लियर है बात सभी के, सारा डेटा नोट कर लिया सभी ने। चलें आगे, पिक्चर तो हम लोगों ने देख ली थी, इसकी पिक्चर तो हम लोगों ने देख ली थी। इसका डायग्राम मेरी बात मानो उतार लो यार, क्योंकि इसके अंदर से भी एक दो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उतार ही लो इसका, बढ़िया रहेगा। और पूरा एज इट इज मत उतारना, हल्का सा अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो इसको, जिसके अंदर 2 सरिये बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और सीधा इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया, बढ़िया। कई लोगों ने बराबर फील लेके रेनफोर्समेंट बाहर आ रहा है ऐसे निकलता हुआ, लग ही नहीं रहा कि मेरा डायग्राम अच्छा है कि इनका। चलो इसके बाद अगला स्टील लिंटल अगला लिखिए स्टील लिंटल, लोहे का लिंटल, स्टील लिंटल। ये डायग्राम भी बनाने को दूंगा, स्टील लिंटल। चलो स्टील लिंटल क्या होता है ये बात की बात है, पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। स्टील लिंटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले अपन इसको देखते हैं। अब इसको कहां पर काम में लिया जाएगा, जहां पर लोड बहुत ही ज्यादा भारी है, प्लस जहां पर स्पान की लेंथ भी क्या है, ज्यादा है, तो उन सभी केसों में स्टील का लिंटल काम में लिया जाता है। अब स्टील के लिंटल 2 तरीके से बन सकते हैं यार, 2 तरीके से बन सकते हैं। पहला तरीका, स्टील की गर्डर के साथ हम लोगों ने क्या यूज करी है, ब्रिक यूज करी है कि नहीं। अच्छा, स्टील गर्डर के साथ आपने ब्रिक क्यों यूज करी है, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन है कंपोजिट नेचर का। कौन से नेचर का है, कंपोजिट नेचर का है। अगर खाली हमारी स्टील की स्ट्रक्चर होती तो क्या उसके अंदर कहीं भी आपको ईंटें देखने को मिलती, अगर स्टील स्ट्रक्चर बना रहे होते तो कहीं भी हम यहां पर ईंटों को नहीं लगाते। अब चूंकि हमारा कंपोजिट मैसनरी यहां पर चल रहा है, इसलिए हमने स्टील गर्डर के साथ क्या यूज कर लिया, ब्रिक्स को यूज कर लिया। उसी का एग्जांपल यहां पर शो किया गया है। अगर आप देख पा रहे हो तो लिंटल आपको कहां दिख रहा है स्टील का, ये रहा आपका लिंटल स्टील का, जो किसकी फॉर्म में प्रोवाइड कर रखा है आपने, गर्डर की फॉर्म में प्रोवाइड कर रखा है। ये जो गर्डर है किस शेप की है, एंगल शेप की है। कौन सी शेप की है, एंगल शेप की है। 2 एंगल आपको बैक टू बैक प्रोवाइड करनी है इसके अंदर, दोनों एंगल आपको बैक टू बैक प्रोवाइड करनी है। जो अंदर वाली एंगल है इसको क्या बोलते हैं अपन, ये तो बाहर वाली होगी। वैसे अपने हिसाब से आप कोई सा भी अंदर वाला और कोई सा भी बाहर वाला ले सकते हो। हमने अंदर वाला इसको ले लिया इसलिए क्या बोल दिया, सॉरी बाहर वाला इसको ले लिया क्या बोल दिया, एक्सटीरियर, और अंदर वाला उसको ले लिया क्या बोल दिया, इंटीरियर एंगल। जो बैक टू बैक यहां पर एंगल्स को लगाया गया है, कोई बता सकता है क्यों लगाया गया है, बैक टू बैक हम लोगों ने एंगल को लगाया है, कोई बता सकता है क्यों लगाया है, क्या एडवांटेज है इसके। हाँ देखो अब लगेगी रॉकेट साइंस, हाँ लगाओ। हो सकता है कई लोग सही आंसर भी दे दें एकदम। स्टील कितने लोगों की हो गई है, सुबह दोपहर शाम, बताओ। चैप्टर नंबर 3 टेंशन मेंबर, उसके अंदर बताया होगा सर ने आपको। ये बैक टू बैक एंगल्स को क्यों लगाया जाता है, सेम साइड ऑफ गसट प्लेट, अपोजिट साइड ऑफ गसट प्लेट, बट अपोजिट साइड ऑफ गसट प्लेट बैक टू बैक क्यों लगाते हैं। इसके अंदर बोल्ट की रिक्वायरमेंट कम निकल कर आती है, इसके अंदर बोल्ट की रिक्वायरमेंट क्या निकल कर आती है, कम निकल कर आती है। सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट से काम चल जाता है हमारा, इसलिए इसीलिए इकोनॉमिकल होता है। इसलिए हमेशा एंगल को कैसे जोड़ते हैं, बैक टू बैक, बैक टू बैक, नॉट सेम साइड, अपोजिट साइड। सेम साइड में अगर आपने जोड़ दिया आपको स्प्लाइस देनी पड़ जाएगी। स्प्लाइस का खर्चा आया क्योंकि वो खुद प्लेट है, उसके अंदर बोल्ट जोड़ने का खर्चा आया,
कॉस्ट आपकी क्या कर जाती है, इंक्रीज। यहां कॉस्ट अपने को सेव करनी है। यहां पर जो आपने लिंटल यूज किया है इन द फॉर्म ऑफ एंगल, मेन बोल्ट के अलावा कौन से बोल्ट और प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको, बताओ। टैक बोल्ट। कौन से, टैक बोल्ट, क्योंकि स्पेसिंग ज्यादा हो चुकी है हमारी। जो क्लॉज होता है हमारा आईएस कोड 800 का, उससे स्पेसिंग ज्यादा हो चुकी है। और स्पेसिंग कितनी कितनी होती है, 12T 200, 16T 200। जब मेन बोल्ट के बीच में स्पेसिंग इसको क्रॉस कर जाएगी तो बीच में किसको लाया जाता है, टैक बोल्ट को लाया जाता है, जिससे इंडिविजुअल एक्शन ना हो। आई बात समझ में, क्लियर हुआ भाई सभी के। चलो स्टील लिंटल के अंदर दो बातें लिखते हैं, स्टील लिंटल के अंदर दो बातें लिखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, बाकी लोग उतार रहे हैं, आप जब तक हल्के हो जाओ। लिखो, दीज आर यूज व्हेन द सुपर इम्पोज लोड, लिखिए पहला पॉइंट, दीज आर लोड, these are used when the superimposed load are heavy, these are used when the superimposed loads are heavy and opening are large। पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, superimposed load are heavy and openings are large। ओपनिंग बड़ी हैं, लोड इज वेरी हैवी। एक बात तो पूछेगा ये, अब दूसरी बात क्या पूछेगा, दूसरी बात ये पूछेगा सेकंड स्टेटमेंट की पहली लाइन, सेकंड स्टेटमेंट की पहली लाइन, इसके अंदर जो आपने स्टील के सेक्शन काम में लिए हैं वो कौन कौन से होते हैं, चैनल सेक्शन या फिर रोल्ड स्टील जॉइस्ट। और जो रोल्ड स्टील जॉइस्ट होती है वो किसकी फॉर्म में लगाई जाती हैं, इन द फॉर्म ऑफ एंगल। प्राइमरी चॉइस होती है हमारी एंगल, उसके बाद चॉइस क्या होती है, चैनल। ये भी बता दूंगा आपको कि एंगल और चैनल, इसके अंदर प्राइमरी चॉइस एंगल क्यों होती है। वैसे तो कल ही बताया था, I इज इक्वल टू AR स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन को बढ़ाइए। दो चैनल यूज करने से अच्छा है दो एंगल यूज करो। गैप आ गया बीच में, R बढ़ जाती है आपकी, R बढ़ते के साथ ही I बढ़ता है, और I बढ़ने के साथ आपके कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी ये भी बढ़ जाती है। इसलिए आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर एंगल सेक्शन वाले कॉलम देखे होंगे, प्लेटफॉर्म पर देखा कभी आपने उसको, चार कोनों में चार एंगल लगी होती हैं, वो चैनल नहीं होता, वो एंगल ही होती है, ट्रस ग्रेडर को सपोर्ट करती है वो। पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपने ये भी तो नहीं देखा होगा, कुछ और ही क्या, वो ले देके एक दो चीजें देखते हैं ये, ऐसा कौन सा उनका ताजमहल लिख जाता है। जॉइस्ट, जॉइंट नहीं होता, जॉइस्ट। जॉइस्ट का मतलब होता है बार या रॉड, ROD। फिर लिखिए, वी कैन यूज वन सिंगल सेक्शन और इन कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। इस पॉइंट को भी समझते हैं, इस पॉइंट को भी समझेंगे अभी हम, कि या तो अपन सिंगल यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल से भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बताओ भाई, कब सिंगल और कब डबल और कब ट्रिपल। अच्छा, जब एक से ज्यादा रोल्ड सेक्शंस को आप यूज करते हो तो उस सेक्शन को क्या कहा जाता है, बिल्टअप सेक्शन। इस बिल्टअप सेक्शन को काई को यूज करते हैं अपन, देखो पूरी स्टील आपकी एक चीज पर टिकी हुई है, उसे हम कहते हैं जेड, और ये जेड क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। जब सेक्शन मॉडुलस हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं कर पा रहा है, यानी रिक्वायरमेंट है 100 की और सेक्शन आपको निकाल कर कितना दे रहा है, 60, तो उस केस में क्या करते हैं अपन, उस केस में अपन क्या करते हैं, बिल्टअप सेक्शन को काम में लेते हैं। ये जो बिल्टअप सेक्शन होता है क्या करेगा, आपके जेड को बढ़ा देता है। जो जेड आपका 60 पर निकल कर आ रहा था उसी को इंक्रीज करके कहां पर ले आता है, ये 100 पर ले आता है। तो बिल्टअप सेक्शन बनाने के लिए आपको डबल स्टील जॉइस्ट काम में लेनी पड़ेंगी, प्लस कवर प्लेट भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, आया ना। कवर प्लेट का अलग सेक्शन मॉडुलस निकलेगा, स्टील जॉइस्ट का अलग निकलेगा, दोनों को ऐड कर देना, ये बढ़कर 100 से भी ऊपर निकल जाता है। यानी एक मार्जिन क्रिएट हो जाता है हमारे पास कि कभी लोड बढ़ा भी तब भी कोई नुकसान नहीं आता। गिवन लोडिंग के अंदर जब आपका सिंगल सेक्शन सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है तो उन सभी केसों में अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, बिल्टअप सेक्शन। ये पॉइंट हमसे ये कहना चाह रहा है, डायग्राम उतारने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, सही है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला देखते हैं अपन। देखिए, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल, RCC का लिंटल, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल, RCC का लिंटल है भाई हमारे पास। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल, RCC का लिंटल हमारे पास है। तो RCC के लिंटल की क्या यूज है और कैसे बनता है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं मेरे को। इसके अंदर RCC का लिंटल कैसे बनता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है,
क्यों बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सीमेंट कंक्रीट बनानी है तो सीमेंट कंक्रीट का मिक्स बनेगा, और सीमेंट कंक्रीट के जो मिक्स होते हैं वो कहां से कहां तक पाए जाते हैं, एज पर योर आईएस कोड M5 से लेकर M100। जो पुराना कोड है उसके अंदर कहां तक थे, M80। जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर कहां तक पहुंच गए, ये M100 तक पहुंच गए। बट फील्ड के अंदर क्या प्रैक्टिस में, M1200 M1000, फील्ड के अंदर यहां तक पहुंच चुके हैं अपन, समझ रहे हो। आपको 50 माले की बिल्डिंग बनानी है, 100 माले की बिल्डिंग बनानी है, M100 से नहीं बन पाता, उसके लिए स्पेशल लिटरेचर फॉलो करना पड़ता है। और हमारे कोड्स के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उनका 10 गुना लेवल का क्या बनता है, कंक्रीट का मिक्स बनता है। जितने माले बढ़ते जाएंगे उतना हैवी मिक्स बनता जाएगा हमारा, याद रखना भाई। तो M5 से लेकर M100 के बीच में हमारे पास चॉइस है, कोई सा भी डिजाइन मिक्स हम इसके अंदर काम में ले सकते हैं। बट इन जनरल बता सकते हो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, लिंटल बनाने के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मिक्स की, M20 से लेकर M35। इसके बीच में आप किससे बना सकते हो, इसके बीच में आप किसी से भी इसको बना सकते हो। अब ये मिक्स बनता कैसे, M20 से लेकर M35 ये मिक्स बनता कैसे, तो इसके लिए आपको एक अलग लिटरेचर फॉलो करना है जिसका नाम क्या है, IS कोड 10,262। इसकी सारी गाइडलाइंस को हम लोग यूज करते हैं M20 से लेकर M35 तक बनाने के लिए, याद रखना। वैसे मैं आपको बताऊं एक अंदर की बात यह है कि M20 तक के जो ग्रेड होते हैं उनको बनाने के लिए आप केवल IS 456 को काम में ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि IS 456 एडमिक्सचर के यूज को अलाउड नहीं करता है अप टू M20। लेकिन जैसे ही आप M20 को क्रॉस करोगे ये सारे के सारे आपके मिक्स कौन से मिक्स कहलाएंगे, डिजाइन मिक्स। ये नॉमिनल है, ये कौन से हो जाएंगे, डिजाइन मिक्स के अंदर आपको एडमिक्सचर लगाना पड़ता है जिसकी परमिशन अपने को IS कोड 456 नहीं देता, इसलिए इसको छोड़ेंगे और फिर कौन सा अपनाएंगे, ये वाला। ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट की कैलकुलेशन होती है यहाँ पर, हर पॉइंट की बारीक से बारीक पॉइंट की डिटेल निकल जाती है। और पूरा IS कोड 10,262 वाटर सीमेंट रेशो पर टिका हुआ है, आया समझ में। चलो भाई पहले लिखो इसके बारे में, जितनी इंफॉर्मेशन है सारी लिख दीजिए, सारी काम की है। पहले ही मैंने सारे पॉइंट काट पीट दिए हैं, जो आलतू फालतू की इंफॉर्मेशन है मैंने पहले कटवा दी है सारी, जो काम का बचा है केवल वही स्लाइड के अंदर है। और फिर भी अगर इसमें से लगेगा कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, वो मैं देख देख के उड़वाता हुआ चलूंगा, क्योंकि अपने को कॉपी मोटी नहीं बनानी है, अपने को एग्जाम निकालना है। उतार दिया सभी ने, यहां तक उतार के रेडी रखना यार, इसमें समझाने लायक कोई सी बात नहीं है, कोई सी भी बात नहीं समझाने लायक, और ना ही कोई इसके अंदर डेटा है। हाँ लेकिन एक पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है इसके अंदर, कौन सा, देखो पहला इन अ स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फायर रेजिस्टेंस, इकोनॉमी एंड ईज इन कंस्ट्रक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टियां होती हैं जिसके चलते इसको हम लोग यूज करते हैं कहां पर, लिंटल बनाने के लिए। सो इस पहले पॉइंट के अंदर इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो यार, ये काम की बात है अपने लिए, ये अपने लिए काम की बात है। फिर अगले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है किसी भी टाइप के स्पान के लिए यूज कर सकते हैं, एनी स्पान, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे 100 मीटर लंबा बना दो, चाहे किलोमीटरों तक लंबा बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, झटका कौन झेलेगा, सरिया। इसकी पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर कुछ इसकी ऐसी होती है। प्रैक्टिकल साइट पे आपको ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। अगर इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें ये ऐसी दिखेगी, यानी इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इस लिंटल के अंदर क्या पाया जा रहा है, ये आपको ये डायग्राम बताएगा। मेन रेनफोर्समेंट होगा, टॉप रेनफोर्समेंट होगा। अच्छा, टॉप रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कर रखा है हम लोगों ने, ये हमारा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट है, ये हमारा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट है। क्या काम करता है ये, अगर रिवर्सिबल लोडिंग हो गई तो टेंशन जोन कहां पे चला जाएगा, ऊपर, और कंप्रेशन कहां जाता है, नीचे। अगर ऊपर की तरफ रेनफोर्समेंट अप्लाई नहीं किया, ये ऊपर की तरफ से क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाता है। इसलिए दोनों साइड में हमने क्या प्रोवाइड करा है, रेनफोर्समेंट बार। फिर इसके अंदर क्या यूज कर रखी है हमने, स्टिरअप। ये दिखने रही है आपको, मुझको दिख रही है पास से, देखो ये रही, इस तरीके से ये इसके अंदर क्या यूज कर रही है आपने, स्टिरअप। ये यहां पर जो झुका हुआ रेनफोर्समेंट है, बेंट रेनफोर्समेंट है, ये कौन सा रेनफोर्समेंट है आपका, बेंट अप बार है ये क्या है आपका। जब एस्टिमेट पढ़ेंगे, एस्टिमेट तो हो गया शायद 11 वाले बैच का, औरों का नहीं हुआ होगा, जब एस्टिमेट पढ़ेंगे अपन इस क्रैंक लेंथ को निकालेंगे बेंट अप बार की। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में सभी के। ऐसा होता है हमारा ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल।
देखो क्या कह रहा है, इसमें कॉलम के अंदर लिंटल दिया हुआ है, ये कॉलम है आपका, ये कॉलम है अपना, कौन सा, ये, इस चीज की बात कर रहे हो, ये, इस कॉलम को तोड़ के कहां तुमने लिंटल दिया है बीच में, एड ज्वाइन तो करेगा, अंदर नहीं जाएगा इसके, एड ज्वाइन तो कर सकता है, मैं सोच रहा तुम अंदर की बात कर रहे हो, अंदर नहीं जाता ये। रेनफोर्समेंट जाता है, उसकी जो लैप लेंथ होती है बेंड कर देते हैं नीचे की तरफ, जिसको बोलते हैं शायद डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ के लिए इसको नीचे की तरफ क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। मेन रेनफोर्समेंट है नहीं ना ये,